आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर राजगढ़ में मौजूद है। दोस्तों, राजगढ़ एक ऐतिहासिक शहर, इसका अपना एक इतिहास है। यहाँ पर तमाम कौमों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते हुए चले आ रहे हैं। आज़ादी के बाद जब मंजरनामा बदला तो लोगों की उम्मीद थी कि आज़ाद मुल्क में अपने लोगों की हुकूमतों के ज़रिए राजगढ़ का विकास किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये एक तो हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि राजगढ़ का इतिहास क्या है। राजगढ़ मालवा के तारीखी शहरों में से एक अहम शहर है। तारीख में इसका कदीम नाम झुनझुनीपुर लिखा गया है। राजगढ़ मई 1948 में मध्य भारत की तश्कील के बाद एक जिले के तौर पर उभर कर सामने आया। ये ओमठ राजपूतों का दारुल हुकूमत था। ओमठ राजपूतों का सिलसिला परमार राजाओं से मिलता है। तारीख के औराक में ओमठ राजपूतों को परमार वंश की एक शाख के तौर पर याद किया गया है। परमार राजपूतों के बाद राजगढ़ दिल्ली सलातीन, शाहाने खिलजी, तुगलक, मुगल और अंग्रेजी हुकूमत के जेर नगी भी रहा है। मुगल शहंशाह जहांगीर के अहद में मोहन सिंह ने मौजूदा राजगढ़ को भीलों से एक सख्त मार्के के बाद जीता था। मोहन सिंह ने 1640 में जब इस इलाके को करीब से देखा तो उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1645 में अपना दारुल हुकूमत रतनपुर से बदलकर इस मकाम पर कर दिया और इसे राजगढ़ का नाम दिया। मोहन सिंह ने 17वीं सदी में इस मकाम को जो नाम दिया था वो आज भी बरकरार है, बल्कि मालवा की तारीख का एक अहम हिस्सा बन गया है। राजगढ़ जिले में 7 तहसीलें, 6 जनपद पंचायतें, 627 गांव, 13 शहरी इलाके शामिल हैं। राजगढ़ जिला मालवा के पठार के शिमाल में वाक़ है। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई 390 मीटर है। राजगढ़ का कुल रकबा 1663 स्क्वायर किलोमीटर है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक जिले की कुल आबादी 12,54,085 थी। राजगढ़ मुश्तरका तहजीब का शहर है। इस मुश्तरका तहजीब को आम करने में सूफिया की तालीम का अहम किरदार रहा है। परमार राजाओं की जो ये राजधानी थी ये, और उनके यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर से आए हुए लोग उनके यहाँ सर्विस करते थे। ज़्यादातर लोग जो है माने जो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर थे उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। क्योंकि हमारे खून में तो एक वफादारी का जो आमिज़श है, इसकी वजह से जो है ये लोग हमें ज़्यादा प्रेफरेंस इन लोगों ने दिया यहाँ सर्विस में, और यह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जो है लोग रहे हैं। राजगढ़ में तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा कोई नेता रहा नहीं है, और आज की पोजीशन में भी ऐसा कोई नेता नहीं है यहाँ पर राजगढ़ में जो यहाँ के लोगों का, यहाँ के रहवासियों का सही तरीके से जो है मार्गदर्शन कर सके। राजगढ़ मालवा का एक अहम तारीखी शहर है। ये शहर ऐसे मकाम पर वाक़ है जिससे इसकी शाहराहें मालवा की शहरक बन गई हैं। राजगढ़ को 1948 में ज़िले का दर्जा ज़रूर मिला, लेकिन एक ज़िले के अवाम की बुनियादी ज़रूरियात क्या होती हैं उनको मुहैया कराने का काम आज तक नहीं किया गया। राजगढ़ आज तक रेलवे लाइन से नहीं जुड़ सका है। दूसरी शहरी तरक्कियात की बात करें तो भी ये इलाका पसमानदगी का शिकार है। यहाँ आज़ादी के बाद राजगढ़ के बाशिंदों के रोजगार के लिए हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद किसी और शहर में मुलाजमत हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहती है। बाज लोगों ने अपने और अपने घर की किफालत के लिए मुलाजमत की वजह से तर्क मकानी भी कर लिया है। हालांकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के बनने के बाद सूबे में जो भी हुकूमतें कायम हुई वो कांग्रेस और बीजेपी की रही हैं। इन दोनों पार्टियों के नुमाइंदों ने लोकसभा और विधानसभा में राजगढ़ के अवाम की नुमाइंदगी की है, लेकिन इस नुमाइंदगी के नाम पर मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद राजगढ़ के अवाम को क्या मिला, अगर इसकी तहकीक की जाए तो नतीजा मायूसी भरा नजर आता है।
यही वजह है कि आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश के तरक्की याफ्ता शहरों की बात की जाती है तो हमें राजगढ़ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। मुसलमान तबके का अगर पुराने हालात को देख लिया जाए तो उस वक्त पर तो मुसलमान के हालात बड़े अच्छे थे और सरकारी नौकरियों में भी काफ़ी मुसलमान यहाँ मौजूद थे और बड़ा अच्छा तबका था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से देख रहे हैं कि एक नौकरियाँ भी मुसलमानों को कम मिल रही हैं और दूसरा एक कमी हमारे अंदर भी ये पाई जाती है कि जो तालीमी एजुकेशन होना चाहिए उसमें हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं। और उस कमज़ोरी की वजह ये भी है कि हर एक बच्चे के जहन में ये सवाल आने लग चुका है कि आगे जाके नौकरी तो मिलना नहीं है और अगर मैं पढ़ लिख भी लूँगा तो आगे मुझे जो है कुछ कहाँ से पैसा दूंगा। हर जगह आजकल पैसे का काम होने लग गया, तो उस चक्कर में वो पढ़े लिखे में भी पीछे हो रहा है। महज़ब समाज की हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को बुनियादी हुकूक मुहैया कराए। शहरियों की तालीम के साथ उनके रोजगार के लिए मौक़े फराहम करना भी महज़ब समाज की हुकूमतों की जिम्मेदारी है। राजगढ़ में हुकूमतें ये जिम्मेदारी निभाती हुई कहीं नजर नहीं आती। आम लोगों की बात तो अपनी जगह है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो उनकी हालत और बदतर है। आज़ादी के बाद यहाँ का मुसलमान पसमानदा से पसमानदा तर होता गया। उसकी वजह यही है कि हमारी हुकूमतों ने अपने फराइज को अदा करने में चश्मपोशी की। मालवा में विधानसभा की 20 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन हैसियत रखते हैं। इसके बावजूद बीजेपी तो किसी मुसलमान को टिकट के काबिल ही नहीं समझती और कांग्रेस की बात करें तो उसके यहाँ मुस्लिम नुमाइंदगी बराए नाम होती है और जिन लोगों को पार्टी की जानिब से टिकट दिया जाता है उनमें से ज्यादातर लोग मुस्लिम समाज के हाशिए पर होते हैं। ऐवान में मुस्लिम नुमाइंदगी न होने से भी मुस्लिम समाज की तरक्की मुतासिर हो रही है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजगढ़ के डेवलपमेंट की। आज़ादी के बाद हमारी हुकूमतों ने जो भी प्रोग्राम्स बनाए अक़लियतों की तरक्की के लिए वो आज तक यहाँ नहीं पहुँचे। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। हिंदुस्तान के कल्ब में बसने वाले इस सूबे के अवाम को उम्मीद थी कि ये सूबा हिंदुस्तान के दिल में बसता है। यहाँ की हुकूमतें अवामी इश्तराक से तरक्की की नई इबारत लिखेंगी, लेकिन ऐसा कोई भी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। इंतखाबात पर इंतखाबात होते रहे और मध्य प्रदेश के अवाम हर बार ये सोचकर वोट डालते रहे कि शायद इस बार उनकी तकदीर का नया सूरज तुलू हो, लेकिन राजगढ़ के अवाम का यह ख्वाब ही रह गया। एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर हमारे नुमाइंदों के हाथ में थी, लेकिन हमारे नुमाइंदे, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी पार्टी से हो, उन्होंने अपनी तरक्की के नए पैमाने तो बनाए और उनका सितारा भी बुलंदी पर पहुंचा, लेकिन अवाम के चेहरों पर जो उदासी और मायूसी छाई हुई थी उसकी जानिब तवज्जो नहीं दी गई। ऐसे में अगर राजगढ़ के पसमानदा समाज और उसमें मुस्लिम समाज की बात करें तो उनके हालात में आज़ादी के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया। पसमानदा समाज और अक़लियतें हमारी सियासी पार्टियों की बेहसी के सबब आज भी वहीं खड़ी हैं जहां वो आज़ादी से कब्ल थीं। इस दौरान अगर कुछ बदला है तो वो है सियासी पार्टियों का चेहरा और उनका वादा। ये सरकार की तरफ से पूरी लापरवाही है कि जितने मुस्लिम मोहल्ले हैं उनके अंदर साफ़ सफाई की भी कमी है, निगरानी की भी कमी है, लाइट की भी कमी है, पानी की भी समस्या पूरी मुसलमान उससे परेशान हैं। लेकिन दूसरे मोहल्ले की बजाय अगर हम मुसलमान की तरफ देखते हैं तो ये तमाम कमियां सरकार की तरफ से, नगर पालिका हो या नगर पंचायत की तरफ, उन तमाम की तरफ से ये कमियां हमें देखी जाती हैं और इसकी आवाज़ हम वक्तन फ़वक्तन उठाते भी हैं कि भाई मुस्लिम बस्तियों की तरफ आप ध्यान दीजिए, साफ़ सफाई की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन सरकारी महकमे की तरफ से ही इसका ध्यान कम होता है।
राजगढ़ में अगर तालीमी तरक्की की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में राजगढ़ का शुमार पसमानदा अजला में होता है। मध्य प्रदेश के 50 अजला में तालीमी शरह में इसका मुकाम 39वें नंबर पर है। राजगढ़ में आज़ादी के 65 साल बाद भी तालीमी फीसद बमुश्किल 66 के करीब ही पहुंच सका है। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज की तालीमी तरक्की की बात करें तो वो और भी कम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का मुस्लिम समाज पढ़ना नहीं चाहता, यहाँ का मुस्लिम समाज भी पढ़ना चाहता है और पढ़ लिख कर खुद कफील बनकर अपने माशरे और मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना चाहता है। लेकिन आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में अब तक जिन पार्टियों ने हुकूमत की, उनमें कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमतों ने राजगढ़ को स्पेशल पैकेज के तहत तरक्की की बुलंदी अता करने का ख्वाब ही नहीं देखा। तरक्की के नए पैकेज की बात तो छोड़िए, यहाँ तो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम और सच्चर कमेटी की सिफारिशात को भी ठीक से नाफिज नहीं किया गया। यहाँ के मुस्लिम समाज की जिंदगी का मयार दूसरे तबके के अवाम से बहुत नीचे है। जहाँ कहीं भी मुस्लिम तबके को हुकूमत का तावन मिला है, मुस्लिम समाज ने अपनी अहलियत से बेहतरीन नताइज दिए हैं। मौजूदा हुकूमत की बात करें तो उसके मुखिया शिवराज सिंह ये कहते हुए नहीं थकते कि हम कांग्रेस की तरह वोट की राजनीति नहीं करते। लेकिन 2003 से मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार है और वो खुद कई सालों से प्रदेश के वजीर आला हैं। लेकिन उन्होंने राजगढ़ ही क्या, प्रदेश के मुसलमानों और उनसे जुड़े इदारों की तरक्की के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसे एक नजीर के तौर पर पेश किया जा सके। शिवराज सिंह के वादे सियासत की दहलीज से निकलकर हकीकत का जामा कब पहनेंगे, ये किसी को नहीं मालूम। पिछली दिग्विजय सिंह सरकार ने कांग्रेस पार्टी के लिए और अपने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया और माइनॉरिटी के लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, जिसमें ख़ास तौर से एक उर्दू शिक्षकों की भर्ती को लेकर उन्होंने एक अभियान जो चलाया था, उन्हीं के कार्यकाल में चालू हुआ है। मुस्लिमों के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई थी उन्होंने, जैसे मुस्लिमों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, एजुकेशन में आगे बढ़े बच्चे, ये सब उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। प्रदेश के लिए दिग्विजय सिंह जी ने बहुत कुछ विकास कार्य किए थे, बनिस्बत उस हिसाब से इस पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। ये जो आज जो बिजली मिल रही है ना, ये सब जो बड़ी बड़ी परियोजना चालू करी थी दिग्विजय सिंह जी की देन, जो जिसका लाभ आज मिल रहा है अपने को, ये सब जो शिलान्यास वगैरह जो करे थे उन्होंने, उनके टाइम करे थे, जो परियोजना कंप्लीट अब हुई इनके कार्यकाल में, इसका श्रेय बीजेपी ले रही है। लेकिन इन्होंने ये इनकी जितनी भी योजना चल रही है, ये बीजेपी के कार्यकाल में चालू नहीं हुई। विकास के लिए तो हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने जो है अच्छे काम करे हैं। जैसे गरीबों के लिए भी जो है मतलब सम्मेलन भी करे हैं ये, और दूसरी बात ये गरीबी रेखा के जो है ये राशन कार्ड हैं, गरीबी रेखा में जो भी आते हैं, मतलब सब यहाँ पे राजगढ़ में तो बढ़िया चल रहा है वैसे काम। शिवराज सिंह चौहान ने सभी जाति के लिए, मुस्लिम और भी सभी जितनी भी जाति, सभी के लिए बराबर से काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ने। मतलब जो भी मतलब दूसरे लोगों के लिए गरीबी रेखा की जो स्कीमें आई हैं वो सभी के लिए ही है। मतलब मुस्लिम तबके के लिए तो अभी तक राजगढ़ के अंदर कुछ नहीं हुआ सर। अभी तक कुछ ऐसा ना तो पार्टी ने सोचा है और ना अभी तक कोई ऐसा काम हुआ 10 साल के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों के हालात अभी खराब हुए हों। मध्य प्रदेश पर 4 दहाई से ज्यादा अरसे तक राज करने वाली कांग्रेस ने भी मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने अपने दौर इक़्तिदार में मुसलमानों की हमजहत तरक्की का काम किया होता तो आज सूबे का मुसलमान इतना पसमानदा नहीं होता। कांग्रेस ने सूबे में मुसलमानों और मुस्लिम इदारों को जिस हालत पर रखा था, बीजेपी भी उसी राह पर चलते हुए अपने दौर इक़्तिदार में काम कर रही है। कांग्रेस अहद में मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारे हाशिए पर थे, बीजेपी के अहद में भी हाशिए पर ही हैं। और अगर ये कहें कि मध्य प्रदेश में अक़लियतों से मुतालिक जितने इदारे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी हो, मदरसा बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड या मसाजिद कमेटी, सब हुकूमत की अदम तवज्जुही का न सिर्फ शिकार हैं बल्कि बीमार हैं, तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश की सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का तनासिब क्या है, ये किसी से पोशीदा नहीं है। राजगढ़ में सरकारी मुलाजमत मुसलमानों का तनासिब 1% भी नहीं है। हालांकि रियासती हद में यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी न सिर्फ सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता थी बल्कि बड़े ओहदों पर फाइज भी थी।
मध्य प्रदेश में अक़लियतों से मुताल्लिक जो इदारे हैं उनमें मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, उर्दू अकादमी, मसाजिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के नाम काबिल जिक्र हैं। अगर इन इदारों की मजमूई बजट की बात की जाए तो इन तमाम इदारों को मिलाकर मध्य प्रदेश की किसी भी हुकूमत ने, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, अक़लियतों के तमाम इदारों का बजट आज तक 3 करोड़ के आंकड़े को नहीं छू सका। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकारें अक़लियतों के मसाइल को लेकर कितनी संजीदा हैं। मध्य प्रदेश में हज हाउस की क़याम की मुस्लिम समाज के देरीना मुतालिबात को शिवराज हुकूमत ने जहां 100 दिन में पूरा करने का वादा किया था, सूबे के आज़मीन हज वहां की सहूलियात का इस्तेमाल कब तक कर सकेंगे ये किसी को नहीं मालूम। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 66,000 करोड़ की इमलाक है। राजगढ़ में भी वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन है, लेकिन इसका फायदा राजगढ़ के मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा है। उसकी वजह यह है कि इन इदारों में हुकूमत ने जिन लोगों को बिठाया है वो सियासी पार्टी के नजरियात के हामी हैं और उन्हें मुसलमानों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। यही वजह है कि राजगढ़ में वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की अमलाक को जमीनी माफिया ने खुर्द बुर्द कर दिया, लेकिन न तो वक्फ बोर्ड के कान पर जू रेंगी और न ही मध्य प्रदेश सरकार की। आंकड़ों में अगर आके अगर आप तो राजगढ़ के अंदर हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह की एक दरगाह शरीफ है जो वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है, और मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी ये जो है रिटर्निंग असेट्स वाली प्रॉपर्टी है। और आंकड़ों के अंदर अगर नापें तो राजगढ़ के अंदर करीब जो है 500 करोड़ रुपए से ऊपर की वक्फ प्रॉपर्टी यहाँ पर आज की मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से मौजूद है। अब हमारे यहाँ शौकत खान साहब नए चेयरमैन के तौर पे आए हैं और ही इज़ यंग यूथ हैं, पहली बार कोई इलेक्टेड बना है, इससे पहले सब नॉमिनेटेड होते थे, तो प्रदेश की जनता को बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें हैं। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजगढ़ के डेवलपमेंट की। आज़ादी के बाद कुछ कदम उठाए गए, कुछ काम हुए और कुछ काम नहीं हो सके। इसकी वजह यह है कि एक तरफ हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ वो तबका जिसके लिए हुकूमत के ज़रिए पॉलिसी बनाई गई उसने भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ पर ज़बान की बात करें, यहाँ पर वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। मध्य प्रदेश के बनने के बाद राजगढ़ की हमाजहत तरक्की के लिए हमारी हुकूमतों को जो कदम उठाना चाहिए थे वो आज तक नहीं उठाए जा सके। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के साथ मरकजी हुकूमत ने भी बहुत सी फलाही स्कीमें शुरू की हैं, लेकिन उनका फायदा भी उस समाज तक नहीं पहुंच सका। इसके लिए इस समाज में तालीम का फुकदान कम जिम्मेदार नहीं है। हुकूमत की जानिब से तलबा को स्कॉलरशिप दी जाती है और इस मैदान में मध्य प्रदेश हुकूमत ने जो काम किया है वो दूसरे सूबों के लिए एक नज़ीर की हैसियत रखता है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के अक़लियती तलबा की एक तादाद इससे महरूम नजर आती है। अगर यहाँ पर हुकूमत के साथ अक़लियती तबका अपनी बेदारी का सबूत पेश करे तो अक़लियती तलबा हुकूमत की फलाही स्कीमों का फ़ायदा इससे ज़्यादा उठा सकते हैं और इससे मुस्लिम समाज के तलबा तालीमी मैदान में और आगे आ सकते हैं। यहाँ पे जो योजनाएं आती हैं वो खाली कागजी कार्रवाई के ऊपर हैं, उसका ऐसा कोई लाभ किसी अल्पसंख्यक युवा को नहीं मिल पाता है। उसकी वजह है कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय में एक तो क्वालिफिकेशन की कमी है, दूसरा लोग बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पाते हैं। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि उस चीज़ को आगे, पहले तो पढ़ाई को आगे महत्व देना चाहिए सरकार को कि मुस्लिम समुदाय जितने भी हैं या जुड़े हुए हैं उन लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए उनको बढ़ावा दिया जाए, पैसे ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे कि पढ़ाई का आगे स्रोत बढ़े। दूसरा फिर लोगों के यहाँ पे ऐसा कुछ कारोबार, कुछ स्थिति ऐसी है नहीं जिससे कि अल्पसंख्यक लोग उस चीज़ को आगे बढ़ पाएँ। मध्य प्रदेश वो सूबा है जो उर्दू की अहद बाहद तरक्की का गवाह है। मालवा में भी उर्दू अदब की तारीख के ऐसे अहम शहपारे तख्लीक किए गए हैं
जो हमारी तारीख का अहम हिस्सा है, लेकिन अब उसी मालवा में उर्दू कसमपुरसी का शिकार है। रियासती अहद में यहाँ के राजाओं ने उर्दू के फरोग के लिए बहुत से अहम कदम उठाए थे, लेकिन आज़ादी के बाद जब अपनों की हुकूमत कायम हुई तो राजगढ़ ही क्या, मध्य प्रदेश में उर्दू का दायरा सिमट गया। यहाँ उर्दू और उर्दू स्कूलों की सूरत हाल क्या है, आप खुद देखिए। कि एक तो सरकार की तरफ से भी लापरवाही है कि जो उर्दू के सब्जेक्ट हैं वो उसमें ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चे भी अगर उर्दू सीखना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में तो उसके अंदर या तो पढ़ाने वाले का इंतज़ाम नहीं होता, या फिर दूसरी बात ये कि बच्चे उस स्कूल में जो होते हैं उनसे अगर उर्दू की कही जाती है तो उनके उर्दू के इतने स्टूडेंट, इतने तलबा नहीं हैं, इसलिए उन्हें उर्दू से महरूम कर दिया जाता वहाँ। और दूसरी एक वजह ये भी है कि हमारे अपने अंदर से भी कि हमारे यहाँ एक शौक़ ख़त्म हो गया उर्दू का। हालांकि पुराने वक्त में ये तमाम दफ्तरी चीज़ें इसी उर्दू में चला करती थी, वो बड़ी मीठी ज़बान है, और इसके लिए हम तो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो है उर्दू सीखे और इस मीठी ज़बान को अच्छी तरह लिखना और पढ़ना सीखे। और बच्चे भी चाहते हैं, जब इसकी तरफ रग़बत दिलाई जाती है तो बच्चे भी चाहते हैं। कोशिश ये हो जाए कि माँ बाप भी इसके लिए कोशिश कर लें और चाह लें, और थोड़ा सरकार भी चाह ले, तो ये ज़बान वापस उरूज पे आ सकती है। ऐसा नहीं है कि राजगढ़ में उर्दू मीडियम की तुलबा नहीं है या इस जबान में तुलबा पढ़ना नहीं चाहते। तुलबा तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतों ने ही उर्दू तलबा के मफादात की जानिब से चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है। राजगढ़ में अगर कहीं उर्दू मीडियम का स्कूल है तो उसमें टीचर नहीं, और अगर कहीं टीचर है तो वहां पर उर्दू मीडियम तलबा को उर्दू में किताबें पढ़ने को मैसर नहीं है। राजगढ़ में मुस्लिम समाज की पसमानदगी के लिए जितना हुकूमत जिम्मेदार है, मुस्लिम समाज भी उससे कम जिम्मेदार नहीं। कहीं हुकूमतों ने मुस्लिम समाज के मसाइल को हल करने में कोताही की तो कहीं मुस्लिम समाज ने अपनी बेदारी का सबूत नहीं दिया। रोज़गार के मामले में देखा जाए तो ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर जो नौजवान है वो रोज़गार की तलाश में इधर उधर घूम ही रहा है, लेकिन उसके लिए कोई एक ऐसे ज़राए सामने नहीं आ रहे हैं, पर्टिकुलर ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो अपना रोज़गार के मामले को आगे बढ़ाए या कोई जॉब कर सके। एजुकेशन के मामले में देखें कि इतनी हाई एजुकेशन है नहीं मुस्लिम तबके में लड़कों की। रोज़गार के मामले में अगर हम देखें तो इतनी पूंजी, इतना पैसा उनके पास है नहीं। यहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ हैं नहीं जिसमें कि वो काम कर सके। हाँ, राजगढ़ सांसदीय क्षेत्र के नाम से यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं, जैसे कि गेल इंटरप्राइजेस राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के नाम से आई, लेकिन राजगढ़ में उसका वजूद नहीं है। वो ऐसे कैसे अशोकनगर में चली गई, विजयपुर में उसका प्लांट है। तमाम सहूलतें वहाँ के लोगों को फराहम हुई। यहाँ के लोग सिर्फ वोट देने तक ही सीमित रह गए, जो कि देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। दोस्तों, ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।